हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और हमारी क्लासेस को रेगुलर अटेंड कर रहे होंगे। जैसा कि आपको याद है कि अभी फिजिक्स की क्लासेस चल रही है और नॉर्मल सब्जेक्ट के हिसाब से अगर बात करें तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नॉर्मली थोड़ा सा टफ भी पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर जो न्यूमेरिकल पोर्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो फॉर्मूले, क्वेश्चंस वगैरह के बेस पर हम लोग इसको करते हैं तो थोड़ा सा टफ पड़ता है। लेकिन अगर आप शुरू से इसको अच्छे से करते रहेंगे तो आपको कभी परेशानी नहीं आएगी। हम लोग आपको बिल्कुल बेसिक टू कॉम्प्लेक्स ही पढ़ा रहे हैं, इसीलिए अगर आप रेगुलर हमारी क्लासेस अटेंड करते रहेंगे तो आपको किसी भी टॉपिक के अंदर, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो लाइट से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी से रिलेटेड हो, आपको कभी भी परेशानी नहीं आएगी। इसीलिए आप हमारी क्लासेस को उसके साथ रेगुलर बने रहें। और बाकी जो भी और भी आपके फ्रेंड सर्किल में जो लोग साइंस से एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उन्हें भी ये क्लासेस शेयर करें ताकि वो भी इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें और अपने एग्ज़ाम्स को क्रैक करके अपने सपनों को पूरा कर सकें। तो चलिए आप लोग आ जाइए और ज्वाइन कीजिए हमारी क्लास। हम लोग लाइट वाले टॉपिक पढ़ रहे थे, तो लाइट में हम लोग मिरर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने वक्रता केंद्र पढ़ लिया था। तो ये चीज़ें अपन एक बार थोड़ा सा और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो, वक्रता केंद्र सी क्या होता है। हमारा जो गोलीय दर्पण होता है, यानी हमारे जो जो मिरर है, देखो दो मिरर दिख रहे होंगे आपको। ये तो है आपका कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स, सॉरी मिरर है, इस मिरर कर लेंगे इसको, कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। तो क्योंकि ये गोलीय दर्पण है तो जाहिर सी बात है कि इन्हें गोलों में से काट कर बनाया गया होगा। तो किस तरह से गोले में से काट कर बनाया गया होगा वो हमने डायग्राम से समझा था। यानी जब किसी खोखले कांच के गोले को एक हिस्सा काट कर उसे बाहर की तरफ से पेंट कर दे तो उसके अंदर वाला भाग परावर्तक पृष्ठ की तरह काम करता है और इसे हम अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर कहते हैं। लेकिन अगर एक हिस्सा काट कर उसे अंदर की तरफ से पेंट कर दें तो इसका ये जो बाहर उभरा हुआ भाग होता है वो परावर्तक पृष्ठ की तरह काम करता है और इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब हम लोग चलेंगे कुछ पॉइंट्स जो अपने डिस्कस किए थे वक्रता केंद्र। तो देखो, गोलीय दर्पण जिस गोले में से काट कर बनाया जाता है, इस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र सी। उसके बाद हमने नेक्स्ट इसमें देखा था वक्रता त्रिज्या आर। जो आपने मैथ में भी पढ़ रखा है, केंद्र और परिधि के बीच में जो लाइन खींची जाती है, जो डिस्टेंस होती है, उसे रेडियस यानी त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ पर भी इसके सेंटर और जो पोल होता है पी, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। उसके बाद नेक्स्ट हम चले फोकस। देखो, फोकस बिंदु क्या होता है? समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जब मिरर पे इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद में वो जिस पॉइंट पर आकर मिलती है या मिलती हुई महसूस होती है, प्रतीत होती है, उसी पॉइंट को क्या कहते हैं? फोकस या मुख्य फोकस। बात करें फोकल लेंथ की, तो फोकल लेंथ क्या होती है? एफ और पी के बीच की दूरी, और इसे स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं। पी अपन ने पढ़ ही लिया था, पी ध्रुव होता है, यानी जो लेंस या सॉरी जो मिरर होता है, उस मिरर के सेंटर को ही क्या कहते हैं हम लोग? पोल पी। अब हम बात करें नेक्स्ट, बात करें, देखो आर हो गया, ये हो गया। हमने क्या नहीं पढ़ा? एक तो द्वारक नहीं पढ़ा, एम एल। तो अब हम चलते हैं द्वारक की तरफ। द्वारक यानी अपर्चर। तो देखिए, बात करें अगर द्वारक की, तो द्वारक क्या होता है? ये यहां से यहां तक, देखिए आप, ये यहां से यहां तक का हमारा पूरा मिरर है। यानी देखो, मिरर तो ये है, ये इसकी टोटल लेंथ है। ऐसे ये मिरर है, इसकी ये टोटल लेंथ है। तो मिरर की जो टोटल लेंथ होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? मिरर का अपर्चर यानी गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, तो जो गोलीय दर्पण की ऊपरी व निचली परिसीमा परिसीमा के बीच की लंबाई, परिसीमा के बीच की
लंबाई द्वारक कहलाती है, द्वारक कहलाती है। इसे mn से डिनोट करते हैं, mn से व्यक्त करते हैं, यानी mn से लिखते हैं। ठीक है, यानी गोलीय दर्पण की ऊपर ही ऊपर और नीचे नीचे वाली जो सीमा होती है, जो लिमिट होती है, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे क्या बोलेंगे, अपर्चर कहेंगे। तो ये हमारा अपर्चर यानी द्वारक भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा बच रहा है एलएम यानी द्वारक। ये देखो एलएम, यहाँ पर एल है, मुख्य अक्ष। अब हम पढ़ेंगे मेन एक्सिस यानी मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस। तो मेन एक्सिस क्या होता है, ये जो गोलीय दर्पण होता है, देखो ये गोलीय दर्पण और ये गोलीय दर्पण, इसके केंद्र सी और पी से होकर गुजरने वाली सीधी काल्पनिक रेखा को ही क्या कहते हैं, मेन एक्सिस कहते हैं। यानी ये इमेजिनरी लाइन होती है जिसे मिरर के बिल्कुल बीचों बीच सेंटर से होकर गुजारा जाता है, और इसे इसलिए गुजारा जाता है ताकि वस्तु को इस पॉइंट के ऊपर बताया जा सके। यानी जब हम ये कह रहे हो, जैसे मान लो मैं हूँ, ये मिरर के सामने खड़ी हूँ, तो मैं मिरर के सामने खड़ी हूँ। अब अपन ने बोला कि मैं मिरर के सामने खड़ी हूँ, तो मिरर के सामने तो खड़ी हूँ, पर कहाँ खड़ी हूँ, तो वो कहाँ वाला जो पॉइंट होता है वही होता है मेन एक्सिस के ऊपर खड़ी है। तो वस्तु को मेन एक्सिस के ऊपर दर्शाने के लिए ही इसे खींचा जाता है, इसीलिए ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। तो देखो गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र सी, वक्रता केंद्र सी तथा ध्रुव यानी पोल पी से होकर गुजरने वाली, होकर गुजरने वाली सीधी काल्पनिक रेखा को, इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक रेखा को गोलीय दर्पण का, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे सामान्यतः, इसे सामान्यतया LM से डिनोट करते हैं, LM से व्यक्त करते हैं। ठीक है, यानी ये जो गोलीय दर्पण है, इसके सी और पी से होकर गुजरने वाली सीधी सरल काल्पनिक रेखा को ही क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। और मुख्य अक्ष को सामान्यतः किससे व्यक्त करते हैं, LM से व्यक्त करते हैं। तो आप इसे लिख लें, पॉइंट्स हमने लगभग सारे लिख ले, केवल अपन को एक तो V और एक U लिखना है, जो लिख लेंगे इसको आप फटाफट से राइट डाउन करें। चलिए अब हम चलते हैं आगे। देखिए अब हम पढ़ेंगे एक तो प्रतिबिंब की दूरी और एक बिंब की दूरी। तो नाम से पता चल रहा है, बिंब यानी वस्तु, वस्तु की मिरर से जो डिस्टेंस होती है उसे ही हम बिंब दूरी कहते हैं। और बात प्रतिबिंब दूरी की करें तो मिरर से प्रतिबिंब जितनी दूरी पर बनेगा उसे ही क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब दूरी। यानी अब हम पढ़ेंगे बिंब दूरी। अब याद रखना, बिंब को वस्तु भी कहते हैं, बिंब को वस्तु भी कहते हैं, बिंब दूरी यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है, आप ये समझो कि ये कोई मिरर है, इसके सामने ये वस्तु रखी है, तो मिरर से वस्तु जितनी दूरी पर रखी जाती है उस वस्तु की दूरी को ही, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है इसे बोलते हैं बिंब दूरी U। और अगर बात करें प्रतिबिंब की, तो सपोज करो ये आपका मिरर है
और इसका इमेज यहाँ बन रही है। अभी कहाँ और कैसे बनती है तो अपन आगे पढ़ लेंगे, पर अभी फिलहाल अपन ये देख रहे हैं कि मान लो यहाँ बन रही है, तो इमेज और मिरर के बीच की दूरी कहलाती है प्रतिबिंब दूरी यानी v। तो वस्तु की दूरी को u और प्रतिबिंब की दूरी को v से डिनोट करते हैं। और वस्तु की दूरी तो वस्तु की मिरर से दूरी हो जाएगी, और जो प्रतिबिंब दूरी होती है वो प्रतिबिंब की और मिरर की डिस्टेंस हो जाएगी। तो चलो डेफिनेशन लिखते हैं। गोलीय दर्पण की वस्तु या बिंब से दूरी बिंब दूरी कहलाती है। बिंब दूरी कहलाती है। इसे u से व्यक्त करते हैं। u से व्यक्त करते हैं, ठीक है। यानी जो कोई भी गोलीय दर्पण है, इसके से जो वस्तु की दूरी होती है, इसकी वस्तु से दूरी क्या कहलाती है? बिंब दूरी u कहलाती है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी यानी इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस जो मिरर से जितनी दूर वस्तु की इमेज बनेगी, उस डिस्टेंस को क्या कहेंगे? वो इमेज डिस्टेंस। जैसे मान लो ये मिरर है, अब मिरर में मैंने अपने आप को देखा, तो मेरी जो डिस्टेंस होगी इस मिरर से वो तो क्या होगी? u यानी बिंब दूरी। अब अंदर मिरर में मुझे खुद को मेरी जो इमेज दिखेगी, यानी जब आप मिरर में देखते हैं तो आपको आपकी या किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज दिखती है वो जितनी दूर बनती है मिरर से, उस दूरी को ही क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब दूरी v। तो यानी दर्पण से गोलीय दर्पण लिख लें आप चाहे तो, गोलीय यहां भी दर्पण कर लेंगे। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। इसे v से डिनोट करते हैं, यानी v से व्यक्त करते हैं, ठीक है। यानी गोलीय दर्पण की वस्तु से दूरी तो वस्तु की दूरी यानी बिंब दूरी u कहलाती है, और गोलीय दर्पण की प्रतिबिंब से दूरी प्रतिबिंब दूरी यानी v कहलाती है। आप इसे नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं आगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन R and F, यानी वक्रता त्रिज्या R व फोकस दूरी F में संबंध पढ़ेंगे हम। यानी ये दोनों एक दूसरे से किस तरह रिलेटेड होती है? संबंध। इस टॉपिक से रिलेटेड फिजिक्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको पता ही होगा कि ये जो टॉपिक है वो 10th क्लास का भी है, तो ये इससे रिलेटेड चीज़ें जो है वो 10th क्लास के अंदर भी आती हैं। बाकी जो नॉर्मल हम लोग कंपटीशन में फिजिक्स से लाइट से रिलेटेड टॉपिक आते हैं, उनमें भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पुट होते हैं। देखो, अपन को ये बताना है, यहाँ पर ये समझना है कि जो फोकस दूरी F होती है वो R से किस प्रकार रिलेटेड होती है। तो इसके लिए मैं आपके सामने दोनों मिरर बनाती हूँ। ये आपका कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण, और ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण। जैसे कि आप जानते हैं इसकी यहाँ पर फोकस होता है और यहाँ पर इसका सेंटर यानी केंद्र होता है।
इसका इधर की तरफ होता है एफ और इधर की तरफ होता है सी, क्योंकि इसका गोला इधर बनता है इसलिए। तो देखो, और ये यहाँ पर ध्रुव पी होता ही है। तो जो समझने लायक पॉइंट है बस वो मैंने बना दिए यहाँ पर, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस होती है वो तो होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर, यानी गोलीय दर्पण की सेंटर से परिधि तक की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या। और ये एफ और पी के बीच की जो दूरी होती है ये होती है स्मॉल एफ, जैसे इसमें यहाँ से यहाँ तक की स्मॉल एफ। तो देखो अपन ने ये पढ़ा है पहले, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया कि जो फोकस होता है ये इन पी और सी के बिल्कुल सेंटर में होता है, यानी ये इन दोनों के बीच की दूरी को बराबर भागों में बांटता है। यानी यहाँ जितनी डिस्टेंस है ये डिस्टेंस उसकी आधी है, यानी इसका डबल है ये। तो इसका डबल है तो सिंपल आपको पता चल ही रहा है कि फोकस की डबल है त्रिज्या, यानी आप कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो फोकस दूरी की जस्ट डबल होती है। फोकस दूरी की जस्ट डबल क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर ये टोटल आर और इसके बीचों बीच का पॉइंट एफ, तो यहाँ से यहाँ तक ये एफ है, तो आर की जस्ट आधी होती है फोकस दूरी। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर उसकी फोकस दूरी एफ की दोगुनी होती है। दोगुनी लिख सकते हैं, दुगुनी लिख सकते हैं, दोगुनी होती है, अर्थात क्या हो जाएगा, R इक्वल टू 2F। R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2F। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं F इक्वल टू R अपॉन 2। बात एक ही है, आप ये कहो कि फोकस दूरी त्रिज्या से आधी होती है, या ये कह दो कि त्रिज्या फोकस दूरी की डबल होती है, बात एक ही है। यानी यहाँ पर हमें याद रखने की बात यह है कि जो गोलीय दर्पण होता है उस गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो उसकी वक्रता त्रिज्या आर से जस्ट डबल होती है। अगर उसकी उल्टा बोल दिया, जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी से डबल होती है, क्योंकि देखो फोकस दूरी तो सिर्फ ये एफ स्मॉल एफ और इसका जस्ट डबल है वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आर और एफ में क्या रिलेशन होगा, आर इक्वल टू 2F या एफ इक्वल टू आर अपॉन 2। नोट करें इसे, फिर अपन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं जहां पर याद रखिए, आप ये भी चीज याद रखना, यहाँ पर एफ तो क्या है, एफ तो है आपकी फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी, और आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आप इसे नोट करें, फिर अपन इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे कि इसका क्वेश्चन किस तरह से आता है। चलिए नोट कर लिया आपने, चलिए चलते हैं आगे। देखो अब अपन ये करने वाले कि एग्जाम में इसका क्वेश्चन आएगा किस तरह से, आपको क्या निकालना होगा, क्या दे रखा है, कैसे उसे पहचानोगे, वो चीज अपन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी यदि उसकी वक्रता त्रिज्या 16 सेंटीमीटर हो। यानी देखो आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है कि अगर किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी अगर आपको उसकी वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी दे रखी है, 16 सेंटीमीटर। यानी देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता
त्रिज्या आपको दे रखी है, यानी आपको आर क्या दे रखा है, 16 सेंटीमीटर। ये सॉल्यूशन है इसका। तो आपको वक्रता त्रिज्या दे रखी है 16 सेंटीमीटर और आपको एफ ही निकालना है, यानी आपको क्या निकालनी है, फोकस दूरी निकालनी है। ये तो आपने क्वेश्चन पढ़ के समझ लिया कि वक्रता त्रिज्या 16 सेंटीमीटर दे रखी है और फोकस दूरी एफ आपको निकालनी है। तो ये चीज आपको दे रखी है जो आपको देखते ही पहचान में आनी चाहिए। अब देखो, आप जानते हैं चूंकि आर इक्वल टू क्या होता है, 2f, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। आर इक्वल टू क्या होता है, 2f। अब आपको f निकालना है, तो इसलिए f इक्वल टू क्या हो जाएगा, r अपॉन 2, क्योंकि वक्रता त्रिज्या से आधी होती है फोकस दूरी। बस आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर दो। तो r आपको दे रखा है कितना, 16 सेंटीमीटर। r की जगह लिख देंगे 16 और नीचे 2, तो 2 की टेबल से कट जाएगा 8 टाइम, यानी f इक्वल टू आपका आंसर क्या जाएगा, 8 सेंटीमीटर। यानी जिस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 16 होगी उसकी फोकस दूरी क्या रह जाएगी, केवल 8 सेंटीमीटर रह जाएगी, यानी उसकी जस्ट आधी रह जाएगी। तो इसे नोट करें, उसके बाद चलते हैं आगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम जो भी इमेज फॉर्मेशन करते हैं वो हमारे मिरर में भी दोनों टाइप के, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, और आगे जो लेंस पढ़ेंगे उनमें भी आता है, और इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी पुट होते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो हमें यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन सीखना है, भाई इमेज कैसे बनती है। जब कोई भी मिरर होता है तो उसमें ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, वो हमें सीखनी है। तो वो सीखने से पहले कुछ रूल है जो हमें सीखने की जरूरत है। यानी जब आप इमेज बना रहे होंगे तो आपको ये कुछ रूल है जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, इनको फॉलो करते हुए ही इमेज फॉर्मेशन करना है। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए, यानी गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम, यानी इमेज बनाने से पहले कुछ रूल्स है जो हमें पढ़ने हैं। तो रूल पहला, 4 रूल है, इसकी याद रखेंगे अपन। यहाँ लिख देती हूँ मैं, टोटल 4 रूल्स है, यानी 4 नियम है टोटल। यानी इमेज फॉर्मेशन के लिए जो रूल आपको फॉलो करने हैं वो टोटल 4 नियम है। तो देखिए नियम नंबर 1 की तरफ चले अपन। देखो पहला नियम क्या है, देखें तो देखो, जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, चलो इसको पूरे में लिख देते हैं, आने वाली प्रकाश की किरण, यानी जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है, या गुजरती हुई प्रतीत होती है। यानी हमने क्या लिखा, देखो कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। जैसे देखो, मैं दोनों दर्पण बनाऊं आपके सामने। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, ये इसका पोल P, ये फोकस F, ये सेंटर C। और दूसरे की बात करें उत्तल, तो उत्तल का मुंह उधर की तरफ बनता है, तो क्योंकि इसका सर्कल उधर है तो इसके जो F और C बनेंगे वो उधर राइट साइड बनेंगे। तो देखो हमने क्या रूल लिखा है कि मुख्य अक्ष के समांतर, देखो ये आई किरण समांतर इस तरह से, इसमें भी आ गई समांतर इस तरह से। तो समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से
परावर्तन, देखो ये टकरागी तो टकराने के बाद इस किरण का क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। तो परावर्तन के बाद, परावर्तन के पश्चात आएगा यहाँ पे, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। तो ये रहा फोकस, इस तरह से फोकस से होकर गुजर जाएगी। इसकी बात करें तो देखो इसका फोकस पीछे है। अब आपको पता ही कि मिरर में आर पार नहीं दिखता, क्योंकि उसमें प्रकाश की किरणें आर पार नहीं जाएगी। तो देखो यहाँ पर दो कंडीशन लिखी है, फोकस से होकर गुजरती है, तो देखो ये गुजर गई, या गुजरती हुई प्रतीत होती है। सच में नहीं गुजरेगी तो आभासी गुजरेगी, पर गुजरेगी किससे, फोकस से। अब सवाल ये होता है कि इधर आभासी गुजरी पर ये रियल में कहाँ गई, तो ये रियल में इधर जाएगी इस तरह से। यानी देखो पहला नियम क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, ये मुख्य अक्ष के समांतर आ गई, दोनों में आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। तो ये गुजर गई फोकस से, और इधर भी देखो इधर प्रतीत होती है, क्योंकि इधर रियल में नहीं गुजर सकती। क्यों, क्योंकि इसका फोकस पीछे है, और प्रकाश की किरणें कभी भी मिरर में से आर पार नहीं निकलती। अगर प्रकाश की किरणें मिरर में से आर पार निकल जाती तो हम मिरर में से आर पार देख ही लेते, पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मिरर का जो फ्रेम होता है, जो इसका मटेरियल होता है, वो इस तरह का होता है कि ये प्रकाश की किरणों को आर पार निकालने में सक्षम नहीं होता। तो किरणें यहाँ से टकरा कर ही ऐसे फैल जाएंगी, और जब इन्हें उल्टा बढ़ाओगे तो ये किस पर आकर मिलेगी, फोकस पर आकर मिलती है। तो नोट कर ले पहला नियम, चलिए नोट कर ले पहला नियम, लिखे आप इसको आराम से बना ले। चलिए हो गया नियम नंबर 1। अब चलते हैं नियम नंबर 2 की तरफ। देखो मैंने थोड़ा ज्यादा रफ कर दिया ताकि अपन एक साथ 2 नियम बना सकेंगे। देखो रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखो दूसरा नियम जस्ट उल्टा है। पहला नियम तो आपने क्या पढ़ा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस से होकर गुजरती, अब इसका जस्ट उल्टा है दूसरा। जो किरण फोकस से आती है, फोकस से, मैंने एफ लिख दिया शॉर्ट करना समझ जाना, फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाश की, आधे पे बना लेते हैं, आधे पे दूसरा नियम बना लेंगे। प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण से, गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है। यानी जो किरण फोकस से आएगी, तो देखो अपन दोनों मिरर बनाते हैं वापस। ये हमने बना लिया अवतल, ये यहां पर बना लिया इसका फोकस, और ये बना दिया पी, और ये हम बनाते हैं उत्तल। ये हो गया उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण का बन गया फोकस, और ये बन गया पी। तो देखो आपसे क्या कहा गया है, नियम क्या है, फोकस से आने वाली किरण, यानी ये रहा फोकस, तो किरण आ रही है फोकस से होकर, क्या होगा, फोकस से आने वाली किरण दर्पण से, देखो ये फोकस से आई और दर्पण से टकराएगी, तो ये दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, ये देखो ये एफ ओम ऊपर बना देते हैं, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर इस तरह से लौट जाएगी। यानी जो किरण फोकस से होकर आएगी वो किससे होकर गुजर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। अब इसकी बात करें, देखो प्रकाश की किरण फोकस पर आ रही है, जैसे मान लो, माना कि आ रही है, सच में नहीं आ रही, आने की कोशिश करेगी, पर ये यहीं से आकर यहीं से टकरा के मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाएगी। यानी जो किरण फोकस की तरफ आएगी या आती हुई प्रतीत होगी, वो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ गुजर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। दिख तो रहा है आपको, यहाँ से सब इधर दिख रहा है सबको, चलिए ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे जो मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष से आई, दर्पण से परावर्तन हुआ, ये मिरर से रिफ्लेक्शन हुआ,
और ये समांतर लौटगी। ऐसे ये फोकस की तरफ आने वाली थी, पर देखो फोकस पर जाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि फोकस इसका अपोजिट साइड है, और आपको पता ही है कि मिरर में किरणें आर पार नहीं निकलती, तो ये टकरा के यहाँ से क्या हो जाएगी, इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं रूल नंबर 3। देखो तीसरा नियम क्या है, वक्रता केंद्र सी, वक्रता केंद्र सी से आने वाली, वक्रता केंद्र सी से आने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से, गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात, गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः वक्रता केंद्र की ओर, वक्रता केंद्र सी की ओर ही लौट जाती है। मतलब जिधर से आ रही है ना उधर ही चली जाएगी वापस, वक्रता केंद्र की ओर ही वापस लौट जाती है। देखिए अपन डायग्राम समझते हैं, अपन ने क्या लिखा। अपन ने देखो ये लिखा है अभी कि वक्रता केंद्र सी से आएगी। जैसे कि अपन दोनों की डायग्राम बनाते हैं, ये हमारा अवतल दर्पण हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण, ये हो गया उत्तल। जैसे कि आपको याद है ये P है, इसका F है और इसका C है, इसके उधर की तरफ होते हैं बाकी, तो F इधर बन जाएगा और C इधर बन जाएगा। ठीक है, अब देखो पहले पॉइंट्स तो बना लिए हैं। अब अपन से ये पूछा गया है, सॉरी बताया गया है कि जो गोलीय दर्पण का C होता है यानी वक्रता केंद्र, उससे जो किरण आती है, जैसे ये रहा वक्रता केंद्र, ये किरण आई वक्रता केंद्र से होकर, ये F को मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ, ये रफ हो जाएगा क्योंकि, तो ये वक्रता केंद्र से आई, तो आने वाली किरण मिरर से रिफ्लेक्शन के पश्चात वक्रता केंद्र की ओर, मतलब इधर आई और इधर ही वापस चली जाएगी। मतलब प्रकाश की किरण जिधर से आएगी वापस उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। तो ये सी से आई, मिरर से टकराई और वापस सी की तरफ ही चली गई। ऐसे देखो इधर भी प्रकाश की किरण आएगी, अब देखो ये आने की कोशिश तो करेगी पर यहीं से इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो ये जिधर आएगी वापस उधर ही लौट जाएगी। यानी वक्रता केंद्र सी की तरफ आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद वापस उधर ही लौट जाती है जिधर से वो आती है। यानी इसे सी से आई, मिरर से टकराई और वापस लौट गई। ये भी सी की तरफ आ रही थी, पर आपको पता ही कि क्योंकि उत्तल दर्पण का जो सर्कल बनता है यानी स्फेयर, वो पीछे की तरफ बनता है, उधर की तरफ। अब मिरर में किरणें आर पार तो जाती नहीं है, तो सी की तरफ जाने की कोशिश तो करेगी, लेकिन मिरर क्या करेगा, इसका बीच में ही रिफ्लेक्शन कर देगा, जिससे ये वापस उधर ही लौट जाएगी जिधर से ये आएगी। अब हम बात करें रूल नंबर 4 की, तो रूल नंबर 4 अपन एक साथ लिख देते हैं। लास्ट 4 रूल है जो याद रखने आपको, ये 4th आ गया। देखो, ध्रुव P से तिर्यक, तिर्यक मतलब तिरछी, तिर्यक आने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से, गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात, गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात उतने ही कोण पर P से तिर्यक मतलब तिरछी, तिर्यक लौट जाती है। देखो डायग्राम से इजी रहेगा समझना, डायग्राम समझते हैं। ये बना लिया P, इसी इसका भी बना लिया हम P, बना लेते हैं P, ये बना लिया P।
ये वाला पॉइंट है P, इसका F भी बना लेते हैं, ये बन गया F। वैसे इसमें और की जरूरत नहीं है, फिर भी बना तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी बनाओ तो चलेगा, कोई परेशानी की बात नहीं। ठीक है, क्योंकि ये तो अपन को याद रखने नहीं हम एग्जाम में, हालांकि कंपटीशन एग्जाम में ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता है, क्योंकि इनसे रिलेटेड जो बाकी ये क्वेश्चन हम करेंगे आगे उस टाइप से पूछे जाते हैं। बाकी ये 10th का भी टॉपिक है तो उनमें भी पूछे जाते हैं, तो जो स्टूडेंट 10th में पढ़ते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल क्लासेस है। चलिए देखो अपन ने क्या लिखा कि ध्रुव P से, ये रहा ध्रुव P से तिर्यक तिरछी, ये P पर आ रही तिरछी, सॉरी मिला नहीं है आपको P पर, तो ये P पर तिर्यक आने वाली किरण, ये तिर्यक आ गई। ध्रुव P से, ये P की तरफ, ध्रुव P पर लिखना, P पर तिर्यक आने वाली, P पर तिरछी आ रही, देखो आने वाली किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन, देखो ये दर्पण आ गया यहाँ से मिरर, तो इससे रिफ्लेक्शन के बाद उतने ही कोण पर P से, यानी जितने कोण पर आई उतने ही कोण पर P से इस तरह से तिर्यक यानी तिरछी लौट जाती है। ये देखिए आप, यानी जितने कोण पर आई उतने कोण पर ही चली गई, जितने कोण पर आई उतने कोण पर ही चली गई, यानी क्या होगा, प्रकाश की जो किरण P की तरफ आएगी तिरछी, वो P से तिरछी ही लौट जाएगी I = R को फॉलो करते हुए। हालांकि आप एक बात याद रखना कि I और R हमेशा बराबर ही होते हैं, इस वाली कंडीशन की नहीं, इनमें भी सब में बराबर है, बस ये कि इनमें अपन को बराबर पता नहीं चल रहा क्योंकि डायग्राम टेढ़े मेढ़े बन रहे हैं। इसमें एकदम I और R देखने में आपको बराबर दिख जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि जिनमें दिख नहीं रहा तो उनमें I R के बराबर नहीं है, R तो हमेशा ही R के बराबर होता है। ऐसा आपने रूल लॉ पढ़े हैं रिफ्लेक्शन के, तो रिफ्लेक्शन के लॉ में फर्स्ट लॉ यही था कि I इज ऑलवेज इक्वल टू R, तो I का मान R के हमेशा बराबर होता है। तो ऐसा आप नहीं सोचे कि इसमें ही बराबर है बाकी में नहीं है, वो सब में ही है, बस इसमें आपने इसलिए लिखा क्योंकि इसमें वो बराबर दिख भी रहा है, बराबर तो सब में ही है, पर इसमें एग्जैक्टली दिख भी रहा है कि जितने एंगल पे आ रही है मुख्य अक्ष से उतने ही एंगल पर जा रही है। तो देखो ये हमारा फोर्थ लॉ हो गया कि आने वाली ध्रुव P पर तिर्यक यानी तिरछी आने वाली किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद उतने ही कोण पर P से तिर्यक लौट जाती है, यानी देखो P पर जितने कोण पर आई P से उतने ही कोण पर चली गई। तो ये हो गया हमारा फोर्थ रूल। तो ये आपके रूल पूरे हो गए, आप इन चारों रूल को अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर मैं आपको दोनों टाइप के मिरर, कॉन्वेक्स और कॉनकेव यानी अवतल और उत्तल दर्पण, दोनों से इमेज फॉर्मेशन सिखाऊंगी कि किस तरह से इनमें इमेज बनती है और कैसी बनती है, उस इमेज का नेचर क्या होता है, उस इमेज का साइज कैसा होता है और वो कहाँ पर बनती है। तो तब तक के लिए आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें और अपनी जो क्लासेज है उन्हें अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि वो इन क्लासेज को रेगुलर अटेंड करके अपनी जो फिजिक्स है उसके बेस को अच्छे से अच्छा बना सकें। और अगर कोई स्टूडेंट 9th-10th में पढ़ता है तो आप उन्हें भी ये क्लासेस शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम जो टॉपिक ले रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के, वो आपके अभी फिलहाल के जितने भी टॉपिक चल रहे हैं वो सब 9th-10th में भी हैं, तो वो स्टूडेंट्स भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। साथ में देखो मैं आपको नोट्स भी बनवा रही हूँ, तो चाहे आप कॉम्पिटिशन एग्जाम वाले हो चाहे स्कूल वाले स्टूडेंट्स हो, 9th-10th वाले, सारे स्टूडेंट को इस बात का ध्यान रखना है कि नोट्स बनाते हुए चले, क्योंकि देखो नोट्स बनाने से ही चीज़ें होती है। आपको एकदम से कुछ भी पढ़ने का मन करा, फटाफट वीडियो देखने का टाइम नहीं है, मोबाइल अवेलेबल नहीं है, तो रजिस्टर को फटाफट उठा के आप पढ़ सकते हैं। और वैसे तो मोबाइल में आप यूट्यूब में जब भी आपको टाइम मिले दोबारा से क्लासेस को देख सकते हैं ताकि आपका रिविजन हो जाएगा। तो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्लस क्लासेज को शेयर करते हुए चले ताकि आपके साथ साथ आपके जो दोस्त सर्किल में है, फ्रेंड सर्किल में है, परिवार में है, उनको भी इन क्लासों का फ़ायदा मिल सके और वो अपनी फिजिक्स के या केमिस्ट्री जो भी अपन की सारी पढ़ेंगे तो उनका अच्छे से तैयारी कर सके। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।